हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे बड़ी खबर बताएंगे भारत कनाडा झड़प के बीच में ट्रूडो को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। ट्रूडो आखिर ऐसा करवा कैसे सकते हैं, साथ ही साथ बताएंगे कनाडा में भारतीय के साथ नस्लीय बदसलूकी की बहुत बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर एलजी ने लगा दी है मुहर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने को लेकर कदम आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, सबसे बड़े सवाल का जवाब आपको देंगे, आखिर जम्मू कश्मीर को कैसे मिल पाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। सारी जानकारियां इससे जुड़ी विस्तार से बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। उरी सेक्टर में फिर एक बार घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भारतीय सेनाओं ने कर दिया नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को कर दिया ढेर, लगे हाथों बताएंगे। रॉकेट फोर्स की तैयारी जहां पर हो रही थी वहां पर खुद जिनपिंग पहुंचे हैं। दोस्तों, क्या कोई भारत को लेकर बड़ा प्लान तो नहीं बना रहे हैं ये चीनी राष्ट्रपति। साथ ही साथ नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी, कह दिया अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बताएंगे क्या कदम उठाने वाले हैं नेतन्याहू। साथ ही साथ बताएंगे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया बहुत बड़ा दाव, विपक्षियों को कर देंगे चारों खाने चित्त। जी हाँ, तो एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो करवा रहे हैं भारतीय पत्रकारों की जासूसी। फाइव आइज नेटवर्क का लिया है सहारा। जी हां, सोशल मीडिया पोस्ट पर है उनकी कड़ी नजर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है भारत कनाडा झड़प के दौरान। भारत और कनाडा तनाव के बीच एक नई और गंभीर घटना सामने आई है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारतीय पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनकी पोस्ट का एक विस्तृत डोजियर तैयार किया है। यह जानकारी कनाडा के विदेशी हस्तक्षेप आयोग यानी फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन की वेबसाइट पर जारी किए गए एक दस्तावेज से सामने आई है। कनाडा का मानना है कि कुल भारतीय पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स की पोस्ट से कनाडाई मामलों में भारतीय हस्तक्षेप हो सकता है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारतीय पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स की सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। विदेशी हस्तक्षेप आयोग द्वारा जारी दस्तावेज में कुछ प्रमुख भारतीय पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की सोशल मीडिया गतिविधियों की सूची दी गई है। कनाडा का दावा है कि ये पोस्ट कनाडा की छवि खराब करने और उसकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। यह डोजियर इस बात पर केंद्रित है कि कैसे भारतीय पत्रकार कनाडाई मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय पत्रकारों की निगरानी रखने के लिए, नजर रखने के लिए कनाडा ने फाइव आइज नेटवर्क का सहारा लिया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया साझेदारी है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। इस नेटवर्क का उद्देश्य विभिन्न देशों की खुफिया जानकारी साझा करना और निगरानी बढ़ाना है। कनाडा इसे भारत पर दबाव बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है ट्रूडो को लेकर, जो कि दर्शाता है कि वो लगातार भारत पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए इस प्रकार के दुस्साहस करता दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें, इतना ही नहीं, कनाडा से एक और बड़ी खबर आई है। अब भारतीयों के साथ बदसलूकी खबर सामने आई है। कनाडा में भारतीयों के साथ नस्लीय बदसलूकी की गई है। वृद्धा ने कहा कि तुम काले हो, सबके सब वापस जाओ। जी हाँ, कनाडा और भारत के संबंध बिगड़ रहे हैं। ये बात सिर्फ सरकार से सरकार तक ही सीमित नहीं है। अब कनाडा के नागरिक भी भारतीयों को लेकर नस्लीय बदसलूकी करते नजर आए हैं। दोस्तों, एक नया वीडियो वायरल हुआ है कनाडा से, जहां इस वीडियो में एक भारतीय नागरिक अश्विन अन्नामलाई को कनाडा में नस्लीय भेदभाव का सामना करते हुए देखा जा रहा है। अन्नामलाई जो पिछले 6 साल से कनाडा में रह रहे हैं और हाल ही में नागरिकता प्राप्त की है, उन्होंने बताया कि जब वो वाटरलू ओंटारियो में टहल रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें नस्लवादी टिप्पणी की। महिला अन्नामलाई के स्किन कलर पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि तुम कनाडाई नहीं हो, यहाँ बहुत सारे भारतीय हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम वापस जाओ, तुम्हारे माता पिता और दादा दादी यहाँ के नहीं है। जब अन्नामलाई ने महिला से पूछा कि क्या वो फ्रेंच बोल सकती है, तो महिला इसका जवाब नहीं दे पाई और केवल ये कहा कि वापस जाओ, वापस जाओ, वापस भारत जाओ। जी हाँ दोस्तों, अन्नामलाई ने बताया कि ऐसा पोस्ट ये घटना अकेला नहीं है, ऐसे कई घटनाएं कनाडा में डेली आए दिन देखने को मिलते हैं और भारतीयों को इस प्रकार का नस्लीय भेदभाव झेलना पड़ता है। इस पर दोस्तों आपकी राय तो बनती है। सबसे पहले दोस्तों, उन भारतीयों को आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर के बसने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार का नस्लीय बदसलूकी अगर आप भी मानते हैं वाकई में नहीं होना चाहिए तो अपनी राय देना मत भूलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा के प्रस्ताव को मनोज सिन्हा जी ने एलजी ने दे दी है मंजूरी। उमर अब्दुल्ला 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे मुलाकात। डिप्टी सीएम ने कहा केंद्र वादा करे पूरा। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर एलजी ने मुहर लगा दी है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर को मिल पाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा? अगर हाँ तो कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी हम आपको अभी बता रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने पहली ही मीटिंग में कवायद शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर
कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि LG मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने वाले मामले पर प्रधानमंत्री और केंद्र के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया है। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाएंगे और केंद्र से चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की प्रक्रिया कई संवैधानिक और कानूनी कदमों के माध्यम से पूरी होगी। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संसद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपको बताते हैं दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो कैसे मिल पाएगा। दरअसल इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मंजूरी जिस प्रकार से दे दी गई, अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां इस प्रस्ताव पर गहन से विचार विमर्श होगा। केंद्र सरकार प्रस्ताव पर विचार करेगी और इसकी समीक्षा के बाद इसे संसद में पेश करने का निर्णय लेगी। जब केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को संसद में पेश करेगी तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और मतदान किया जाएगा। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में कुछ अमेंडमेंट यानी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये दर्जा मिला था। इसे वापस पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत बदलाव करना होगा, ताकि इसका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा बदला जा सके। संसद से पारित होने के बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। जब राष्ट्रपति जी इस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे, अपना समर्थन देंगे, अप्रूवल देंगे, तब संविधान में आवश्यक संशोधन लागू हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या केंद्र सरकार इस पर गहन करने के बाद इस प्रस्ताव को संसद में भेज पाएगी? आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के बारामूला में उरी सेक्टर में शनिवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की नापाक घुसपैठ को नाकाम कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उरी सेक्टर के कमल कोट में नियंत्रण रेखा पर संयुक्त बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम की और इस दौरान एक आतंकवादी का खात्मा कर दिया गया, जबकि ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार को सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड के जरिए हमला करने वाले 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ सेक्टर के सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में हमने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 2 आतंकवादियों अब्दुल अजीज और मनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। इनका कनेक्शन पाकिस्तान से देखने को मिला है। पाकिस्तान के आतंकवादियों से ये जुड़े हुए थे। पुलिस ने बताया है कि पूछताछ से पता चला है कि उन्हें सीमा पार अपने आकाओं से हथियार, गोला बारूद की 4 खेप और 1.5 लाख रुपए मिले थे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, अबूझमाड़ में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट। ITBP के 2 जवान अपने शहीद। CM विष्णुदेव साय ने जताया शोक। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित जिले नारायणपुर में ITBP के 2 जवान नक्सलियों के लगाए गए IED बम की चपेट में आकर शहीद हो गए हैं। पुलिस अफसरों ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे फोर्स अबूझमाड़ के कोडलियार गांव के पास रूटीन सर्चिंग अभियान पर पहुंची थी। तभी जवान नक्सलियों की तरफ से प्लांट IED बम विस्फोट का शिकार हो गए। इस घटना में ITBP के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर तौर से घायल हैं। दोस्तों, पुलिस के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ITBP और DRG की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी जब ये हादसा हुआ। साथ ही साथ बता दें, जिनपिंग ने खुद देखी आर्मी रॉकेट फोर्स की तैयारी, परमाणु मिसाइल बढ़ाने पर दिया जोर। क्या कोई प्लान तो नहीं बना रहे चीनी राष्ट्रपति? दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल रूप से अपनी ताकत और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर काम करने के लिए कहा है। शी जिनपिंग ने गुरुवार को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स ब्रिगेड का जायजा लेने के बाद अपनी सरकार से ये खास अपील की है। जिनपिंग की ओर से सैन्य ताकत बढ़ाने, खास तौर से परमाणु हथियारों पर जोर देने की कोशिश ऐसे समय हो रही है जब चीन की ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका से तनातनी है। वहीं भारत से भी बॉर्डर पर चीन का टकराव चल रहा है। ऐसे में जिनपिंग के इस दौरे से कई सवाल उठ रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिनपिंग ने सैनिकों से अपने काम को दृढ़ता से पूरा करने के लिए कहा है। शी जिनपिंग ने जिस पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स की एक ब्रिगेड का निरीक्षण किया है, वो रॉकेट फोर्स देश की पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों की देखरेख करती है। इसे ब्रिगेड को बेहतर होते अमेरिकी मिसाइल सुरक्षा और मजबूत गठबंधनों के हथियारों के विकास के मद्देनजर चीन की परमाणु ताकतों को आधुनिक बनाने का काम सौंपा गया है। साथ ही साथ बता दें, नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद भड़कते दिखाई दिए हैं और दे दी है चेतावनी। कह दिया अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। जी हाँ, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ जारी जंग में किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। शनिवार को जारी किए गए इस बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हम ये जंग जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब लेबनान से आए ड्रोन ने सैसरिया स्थित उनके निजी घर को निशाना बनाया था। हालांकि इस हमले पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। नेतन्याहू ने अंग्रेजी और
हिब्रू में जारी वीडियो संदेश में कहा कि 2 दिन पहले हमने हमास के नेता याहया सिनवार को खत्म कर दिया। उन्होंने इसे इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए कहा कि हम इसे आखिरी दम तक लड़ेंगे। वीडियो में काले रंग की पोलो शर्ट और चश्मा पहने नेतन्याहू किसी पार्क में खड़े होकर बोले कि उन्हें अपने सैनिकों और कमांडरों पर गर्व है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार एक ऐसा आतंकवादी था जिसने हमारे लोगों के सिर काटे, हमारी औरतों का बलात्कार किया और अब बच्चों को जिंदा जलाया। हमने उसे खत्म कर दिया और अब ईरान के बाकी आतंकवादी गुटों से निपटेंगे। जी हाँ, इजराइल सरकार ने कहा कि लेबनान की ओर से रॉकेट दागे जाने के मद्देनजर शनिवार सुबह इजराइल में सायरन बज उठा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सैसरिया स्थित आवास की ओर ड्रोन से हमला किया गया। गनीमत दोस्तों ये रही कि नेतन्याहू का पूरा परिवार इस घर में मौजूद नहीं था और समय यही सही रहा कि घर में ना तो नेतन्याहू मौजूद थे और ना ही कोई परिवार का मेंबर। जी हाँ, यानी कि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत ब्रिटेन FTA समझौता क्यों नहीं हो पा रहा। पूर्व ब्रिटिश मंत्री ने खोली अपनी ही पोल। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता अब तक क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर पूर्व ब्रिटिश मंत्री ने अपनी ही पोल खोल दिया। ब्रिटेन के पूर्व व्यापार और वाणिज्य मंत्री केमी बेडेनोच ने दावा किया कि उन्होंने अधिक वीजा की मांग के चलते भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को जानबूझकर अवरुद्ध कर दिया था। बेडेनोच कंजर्वेटिव पार्टी प्रमुख और नेता विपक्ष के रूप में ऋषि सुनक की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। नाइजीरियाई मूल की बेडेनोच ने कहा कि सुनक के नेतृत्व वाली टोरी सरकार द्वारा FTA पर हस्ताक्षर न किए जाने का वो एक उदाहरण था कि भारतीय पक्ष प्रवासन के मुद्दे पर अधिक रियायतों की अपेक्षा कर रहा था। बांग्लादेश में कब होंगे नई सरकार के लिए नया चुनाव, अंतरिम सरकार के सलाहकार ने दे दिया है इस पर बड़ा अपडेट। दोस्तों अगस्त 2024 में पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए सियासी उठापटक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने देश में चुनाव कराने को लेकर संकेत दिए हैं। अंतरिम सरकार के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल के बयान में कहा गया है कि चुनाव अगले साल 1 साल के भीतर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई कारक है। चुनाव की दिशा में सुधार और राजनीतिक समझौते जरूरी है। अन्य कारकों में सर्च कमेटी और चुनाव आयोग का गठन, मतदाता सूची की तैयारी आदि शामिल है। अगर ये सभी कारक पूरे हो जाते हैं तो चुनाव अगले साल हो सकते हैं। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नीति निर्णय होते हैं। इसका समय तय करना मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में होगा। केवल उन्हीं के पास इसे घोषित करने का अधिकार है। दरअसल बांग्लादेश इस समय एक अस्थिर राजनीतिक स्थिति से गुजर रहा है। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। फिलहाल वो भारत में रह रही है। दोस्तों ऐसे में जब हमने शेख हसीना की बात छेड़ी थी तो आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है उनसे जुड़ी। बांग्लादेश की सरकार अब मुंह खोलता नजर आ रहा है। भारत को चेतावनी दे दी है, कह दिया कि शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो हम कड़ा विरोध दर्ज करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने कहा है कि अगर भारत संधि में किसी प्रावधान का, किसी प्रोविजन का हवाला देकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने की कोशिश करेगा तो उनका देश कड़ा विरोध करेगा। बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 2 दिन पहले 17 अक्टूबर हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को हसीना और उसके साथ 45 अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक उनके सामने पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें समुद्र में भी खुद को मजबूत करने में जुटा ईरान। हिंद महासागर में रशिया और ओमान के साथ नौसैनिक अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने रशिया, ओमान और अन्य देशों के साथ हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। ये साझा अभ्यास शनिवार से शुरू हो चुका है जिसे ईरान आयोजित कर रहा है। ईरान के सरकारी टीवी ने यह जानकारी दी। ईरानी मीडिया ने बताया कि जॉइंट नवल ड्रिल को IMEX 2024 नाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा शांति, दोस्ती और समुद्री सुरक्षा के लिए सद्भावना और क्षमताओं को प्रदर्शित करना भी इस साझा अभ्यास का उद्देश्य है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें क्या है मुस्लिम कंपनी भारत के पड़ोस में सेना के खिलाफ बौद्ध और ईसाइयों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। ये बता दें म्यांमार के दक्षिणी हिस्से टेनिन थेरी क्षेत्र की हरी भरी पहाड़ियों में बिखरे हुए चेक पोस्ट पर तैनात विद्रोही लड़ाके वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। ये विद्रोही म्यांमार सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो 2021 के तख्तापलट के बाद से और भी तीव्र हो गई है। लेकिन इन विद्रोहियों को खास बनाती है उनकी आस्था। दरअसल ये मुस्लिम कंपनी के सदस्य हैं। वे म्यांमार में लोकसभा भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक प्रमुख समूह के नेशनल यूनियन का हिस्सा बन गए हैं। इस समूह में पहले से ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम कंपनी आधिकारिक तौर पर KNU की ब्रिगेड 4 की तीसरी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस कंपनी में 130 सैनिक है जो उन हजारों विद्रोहियों का हिस्सा है जो म्यांमार की सैन्य सरकार को गिराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें नाटो लड़ते लड़ते थक जाएगा फिर भी नहीं हरा पाएगा। जी हाँ, कब खत्म होगा रशिया यूक्रेन का युद्ध, पुतिन ने साफ दे दिए संकेत। जी हाँ, रशिया यूक्रेन की जंग 2 सालों से अधिक समय से चली आ रही है। अभी तक किसी भी नतीजे पर यह
लड़ाई नहीं पहुंची है। हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि आखिर इस जंग का परिणाम क्या होगा, कब जंग खत्म होगी। इन तमाम बातों को लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना कार्यालय दिया है। रूसी नेता ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जंग कब खत्म होगी ये कह पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। मीडिया से बातचीत में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है, लेकिन उन्हें यकीन है कि इसमें उनका देश ही जीतेगा। साथ ही साथ आपको बता दें फ्लाइट लंदन की जगह कैसे पहुंच गई। जर्मनी दिल्ली से टेक ऑफ और हजारों फीट ऊपर आसमान में दिल्ली से टेक ऑफ हुई एक फ्लाइट को जब हजारों फीट ऊपर बटन दबाकर बम से उड़ाने की धमकी मिली तो चलती फ्लाइट में हड़कंप मच गया। बम धमाके की धमकी के बाद शुक्रवार को दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की उड़ान को फ्रैंकफर्ट की ओर से अचानक मोड़ना पड़ा। ये फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी। विस्तारा ने वीकेंड पर शनिवार सुबह अपने एक बयान में कहा कि विमान ने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की है, जहाज सुरक्षित रूप से उतरा है और मामले की जांच चल रही है। विस्तारा प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद उड़ान अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी। लगे हाथों आपको बता दें बच्चों में विदेश जाने की नई बीमारी देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जी हां, उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि विदेश से जाना देश के बच्चों को जकड़ने वाली नई बीमारी है। उन्होंने कहा यह विदेशी मुद्रा का पलायन और प्रतिभा का पलायन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से इसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। राजस्थान के सीकर में एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि बच्चों में एक और नई बीमारी है विदेश जाने की। बच्चा उत्साह से विदेश जाना चाहता है, वो एक नया सपना देखता है, लेकिन उसे इस बात का कोई आकलन नहीं होता कि वो किस संस्थान में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निवेश भविष्य आर्थिक उत्थान, शांति और स्थिरता में निवेश करने जैसा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसकी गुणवत्ता को प्रभावित किया है। साथ ही साथ आपको बता दें नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम हुए गिरफ्तार। 1.35 अरब रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सरकार पर जमकर बरसे हैं। जी हां, नेपाल में पुलिस ने पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामी छाने को गिरफ्तार कर लिया है। सहकारी समितियों से संबंधित धन की हेराफेरी के मामले में गुरुवार शाम उनकी गिरफ्तारी हुई। वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की तैनात एक पुलिस टीम ने काठमांडू के वनस्थली में उनकी पार्टी के प्रमुख मुख्य कार्यालय से उनको गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उन्हें पोखरा लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि मामला काफी जिला पुलिस ने दर्ज किया था। आपको बता दें नेक्स्ट खबर, आज वाराणसी यात्रा पर पहुंचने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहर भर में लगाए गए एक से एक बढ़कर होर्डिंग्स, कई परियोजनाओं का कर रहे होंगे शिलान्यास। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी रविवार को वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनके संसदीय क्षेत्र में 500 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ओमन सोनकर द्वारा एक होर्डिंग लगाया गया है, जिनमें मोदी को 10 हाथों के साथ दिखाया गया है। इस प्रोजेक्ट में पीएम के प्रत्येक हाथ में अलग अलग सरकारी योजनाओं को दिखाया गया है, जिसमें स्वच्छता भरा मिशन, जनधन योजना और मेक इन इंडिया जैसे सरकारी योजनाओं और मिशन को दिखाया गया है। आपको बता दें कि लंबा, चितईपुर और सासरनाथ लगाए गए पोस्टर में पीएम मोदी को युग पुरुष बताया गया है। तो वहीं आपको बता दें वायनाड से प्रियंका गांधी के सामने होंगी बीजेपी की नव्या हरिदास। विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट हुई जारी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से नव्या का मुकाबला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से होगा। भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की थी। मतदान 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने वायनाड के अलावा 8 राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के लिए भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बता दें नव्या ने 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं आपको बता दें झारखंड को लेकर भी खबरें हैं। बीजेपी ने चल दिया परिवारवाद का पत्ता। 4 पूर्व सीएम के बेटा, बहू और पत्नी को भी मिला टिकट। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके तहत झारखंड विधानसभा की 81 में से 68 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। वहीं 10 सीटें आजसू पार्टी, 2 सीटें जेडीयू और सीट लोजपा आर के लिए छोड़ी गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट की खास बात यह है कि 4 पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा के पुत्र, बहू और पत्नी को टिकट मिला है, जबकि 5वें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी खुद धनवार सीट से चंपाई सोरेन से धराई करला के सीट से चुनाव मैदान में है। जी हां, साथ ही साथ बता दें उधर उपचुनाव में मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों तक की जिम्मेदारी है तय। सीएम योगी ने दे दिए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने शनिवार को अपने आवास पर मंत्रियों के साथ 3 घंटे से भी अधिक समय तक मंथन किया। बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ ही पदाधिकारियों को भी हर हाल में सभी सीटें जीतने का काम देते हुए प्रभार वाली सीटों की जिम्मेदारी भी तय की है। उन्होंने बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को और मजबूत करने के साथ ही चौपालों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। तो वहीं आपको बता दें पानी की बोतल, साइकिल और नोटबुक होंगी सस्ती। महंगे जूते और घड़ियों पर बढ़ेगा टैक्स। जी हां, जीएसटी दर युक्तिकरण पर गठित मंत्री समूह जीओएम ने शनिवार को 20 लीटर के पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर टैक्स की दरें
कड़ाई घटाकर प्रतिशत करने का फैसला किया है, 5% करने का फैसला किया। एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जीओएम ने महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया है। अधिकारी ने कहा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अध्यक्षता वाली जीएसटी दर युक्तिकरण कब्र गठित जीओएम के इस फैसले से 22,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इतनी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिए।